आज के क्लास में हम देखेंगे मौर्योत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण संभवतः मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। तो जो पश्चिमोत्तर भारत थी उसमें विदेशियों का आक्रमण जो था वो मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। भारत पर आक्रमण करने वाले इन विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है, पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पल्लव आए थे और फिर कुषाण आए थे। ठीक है, तो यूनानियों का आक्रमण करने का यह क्रम है। अब हम पहले बात करेंगे हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी। ठीक है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे कि एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ शासन करने वाले राजाओं के नाम हैं डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटीऑलकिड्स तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। ठीक है, जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ वो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। चलिए इंपॉर्टेंट करिएगा। संभवतः सिकंदर के बाद डेमेट्रियस ही पहला यूनानी शासक था जिसकी सेनाएं भारतीय सीमा में प्रवेश पा सकी थी। डेमेट्रियस के अभियान की पुष्टि महाभाष्य, गार्गी संहिता एवं मालविका अग्निमित्रम से होती है। डेमेट्रियस एक बड़ी सेना के साथ लगभग 183 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पहाड़ी को पार कर सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साकल की पहचान वर्तमान में किसके रूप में की जाती है? सियालकोट। ठीक है, वर्तमान में सियालकोट से की गई है। इस प्रकार डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की। तो पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना किसने की थी? डेमेट्रियस ने। चलिए, उसने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण कर यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। डेमेट्रियस को हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो था मिनांडर या मिनांदर 165 से 145 ईसा पूर्व तक। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर ने क्या किया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे? बौद्ध भिक्षु नागसेन या नागार्जुन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए एग्जाम में आता है। क्लियर? अब देखिए, जो मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में संकलित है। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर के जो ऊपर लिखी गई जो पुस्तक है, सॉरी एक सेकेंड, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में संकलित है। ठीक है, मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संपन्न वाद विवाद एवं उसके परिणाम स्वरूप मिनांडर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की कथा वर्णित है। तो मिलिंद पन्हो में जब मिनांडर ने जब अपना प्रश्न किया और उसके सारे उत्तर नागसेन ने दिया, इसी वाद विवाद के बाद क्या हुआ था? मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, हिंद यूनानी क्या हुए? भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासन में बढ़ी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह कला सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से उदित हुई थी। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करें कि मौर्योत्तर विदेशी आक्रमणकारियों के भारतीय संस्कृत साहित्य में नाम। ठीक है,
क्या नाम थे अब देखेंगे हम। तो उसमें अब देखिए विदेशी आक्रमणकारी के नाम देखिए, नाम था बैक्टीरियन, और जो भारतीय साहित्य है तो उसमें भारतीय नाम उसका क्या बताया गया, यवन। सीथियन जो था उनको शक कहा गया। पार्थियन जो थे उनको पहलव के नाम से जाना जाता है, और यूची जो थे उनको कुषाण के नाम से जाना जाता है। तो यवन, शक, पल्लव, कुषाण ये सब क्या थे आपके, ये आपके थे विदेशी आक्रमणकारी। इसको आप लोग इंडियन ना समझिएगा, ठीक है। और वह इनका किसका बदला हुआ नाम है देखिए, जैसे बैक्टीरियन का यवन है, सीथियन का शक है, पार्थियन का पल्लव है, यूची का कुषाण है आदि। आगे हम देखेंगे कि शक की बात करते हैं। जो शक थे यूनानियों के बाद शक आए, ठीक है। यूनानियों के बाद क्या है, शक आए। यूनानियों ने भारत के जितने भाग पर कब्जा किया उससे कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया था। तो सबसे पहले यूनानी आए और यूनानियों ने भारत पर जितना क्षेत्र अधिकार किया तो उससे कहीं ज़्यादा क्षेत्र पर अधिकार किया किसने, शकों ने। शकों की 5 शाखाएँ थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शकों की पहली शाखा ने अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला में, तीसरी शाखा ने मथुरा में, और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में, एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शकों को न तो भारत के शासकों का और न जनता का ही प्रतिरोध झेलना पड़ा। जो शक जब आए तो उनको भारत के शासकों का भी न प्रतिरोध झेलना पड़ा और न ही जनता का। कहा जाता है कि लगभग 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया और उन्हें बाहर खदेड़ने में सफल हो गया। वह अपने को विक्रमादित्य कहता था। चलिए आगे हम देखेंगे। विक्रम संवत नाम का एक नया संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय से प्रारंभ हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विक्रम संवत, ठीक है, 57 ईसा पूर्व में जो चलाया गया था किस उपलक्ष्य में चलाया गया था, तो वह था आपका शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था। चलिए आगे बात करें। तब से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि हो गया था, ठीक है। उसके बाद से विक्रमादित्य जो नाम था यह एक उपाधि हो गया था, ऊंची प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक बन गया। इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे, ठीक है, क्या है, सबसे अधिक विख्यात क्या थे, विक्रमादित्य थे। अब हम बात करेंगे। शकों ने भारत के कई भागों में अपना अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन जिन्होंने पश्चिम में राज्य स्थापित किया उन्होंने कुछ लंबे अरसे लगभग 4 सदी तक शासन किया। शकों की इस शाखा, पश्चिमी शाखा को गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से काफ़ी लाभ पहुंचा। उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम, जो 130 से 150 ईस्वी तक था, उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े भाग पर था। तो जो शकों का सबसे प्रतापी शासक था वह आपका था रुद्रदामन। क्लियर, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम या ये जो फर्स्ट है के इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो काठियावाड़ में एक झील था सुदर्शन झील, उसका जो जीर्णोद्धार करवाया, उसका पुनः मुरम्मत करवाया, वह करवाया था रुद्रदामन ने। यह झील मौर्यों के समय निर्मित हुई थी। रुद्रदामन प्रथम जो था संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। इसके पहले के जो भी लंबे अभिलेख भारत में पाए गए थे सभी प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक शासक को अपने को क्षत्रप कहते थे। जो भारत में शक शासक थे अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। आगे अगर हम बात करें पल्लव की, तो पल्लव की जब बात करते हैं तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई यानी पल्लव के लोगों का आधिपत्य हुआ। पल्लव लोगों का मूल निवास स्थान ईरान में था, यूनानियों और शकों के विपरीत, ठीक है। पल्लव लोग ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर ही सत्ता जमा सके थे। अगर हम बात करें यूनानी की और बात करें शकों की, तो उनकी अपेक्षा पल्लव जो थे वो बहुत ही छोटे क्षेत्र पर ही अपना क्या हुआ, अधिकार जमा सके थे। आगे हम बात करें पल्लव शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो था वो गोंदोफिनर्स था। कहा जाता है कि उसके शासन काल में सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भारत में ईसाई धर्म प्रचार हेतु आया। अब हम बात करेंगे कुषाण की। पल्लवों के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखारी भी कहलाते हैं। कुषाण यूची नामक कबीला जो 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे।
कुषाण वंश का संस्थापक कुंजुल कडफिसस, ठीक है, या कडफिसस प्रथम था। हम कुषाणों के दो राजवंश पाते हैं जो एक के बाद एक है। कुषाणों के पहले राजवंश की स्थापना कडफिसेस प्रथम ने की। इस राजवंश में दो राजा हुए, पहला कडफिसेस प्रथम और दूसरा कडफिसेस द्वितीय। आगे हम बात करें, कडफिसेस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। कडफिसेस प्रथम ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, जो कुषाण वंश था उसका सबसे प्रतापी राजा जो था वो कनिष्क था। कनिष्क राजवंश कुषाणों का दूसरा वंश था। आगे बात करें, कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी, जहाँ कनिष्क ने एक मठ और एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। ठीक, कनिष्क जो था सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। इतिहास में दो कारणों से उसका नाम है। पहला कारण क्या था, उसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। देखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा, उसने क्या किया था, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। अब आगे हम बात करेंगे। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण संरक्षण किया। कनिष्क के समय में कश्मीर कुंडलवन में बौद्ध का चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया था, या हुआ यूँ कहें तो, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया था। तो कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म का जो चौथा बौद्ध धर्म संगीति था वह हुआ था, और कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और इसमें महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष वसुमित्र थे एवं उपाध्यक्ष अशोघोष थे। तो इम्पोर्टेंट करिएगा, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष पूछ देगा तो अशोघोष, और शासक पूछ देगा तो कनिष्क। क्लियर। चौथे सम्मेलन में ही बौद्ध धर्म दो भागों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो चौथा बौद्ध धर्म सम्मेलन था उसमें बौद्ध धर्म जो क्या था दो भागों में बट गया। पहला तो आपका हीनयान और दूसरा आपका महायान। इस सम्मेलन में नागार्जुन एवं पार्श भी शामिल हुए। इसी सम्मेलन में तीनों पिटकों पर टीकाएँ लिखी गई, जिनको महाविभास नामक की पुस्तक में संकलित किया गया। महाविभास को बौद्ध धर्म का विश्वकोश, या यूँ कहें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिस्ट, या बौद्ध इंसाइक्लोपीडिया आप बौद्ध कर सकते हैं। तो विश्व धर्म का विश्वकोश, महाविभास को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब देखिएगा, तो क्या हुआ कि हीनयान और महायान दो भागों में बटा, लेकिन जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। आगे देखेंगे, कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता था। जो कनिष्क था राजा, वो कला और विद्वता का आश्रयदाता था। इसके दरबार का सबसे महान साहित्यिक व्यक्ति अश्वघोष था। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि अश्वघोष किसका दरबारी था, तो अश्वघोष कनिष्क का दरबारी था। अश्वघोष की रचनाओं की तुलना महान मिल्टन, गेटे, कांट एवं वॉल्टेयर से की गई है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद, सारिका पुत्र प्रकरण एवं सूत्रालंकार की रचना की। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। अब देखिएगा, जो बुद्ध चरित्र है उसको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की तुलना वाल्मीकि के रामायण से की जाती है। कनिष्क के दरबार में एक अन्य विभूति नागार्जुन दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था। तो जो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन थे वो दार्शनिक के साथ साथ क्या थे, एक वैज्ञानिक भी थे। इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इसे भारत का आइंस्टाइन कहा गया है। तो नागार्जुन को क्या कहा गया, भारत का आइंस्टाइन। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, कभी कभी उपाधियों में यह पूछ देता है, भारत का आइंस्टाइन, भारत का सिकंदर, ये सब चीज़ें। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो आर्किमिडीज ने अपना सापेक्षता का सिद्धांत बताया था उसको नागार्जुन अपने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया था। कनिष्क के दरबार में राजवैद्य और आयुर्वेद चिकित्सक चरक रहता था। कनिष्क में अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर चरक। ठीक है, वो क्या था, राजवैद्य और आयुर्वेद चिकित्सक था। चरक ने औषधि पर क्या लिखा है, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता की रचना हुई। एग्जाम में पूछता है चरक संहिता किसने लिखा, तो वो चरक लिखा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कनिष्क की मृत्यु कब हुई, 102 ईस्वी में हुई।
कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वासुदेव था, यह विष्णु एवं शिव का उपासक था। अब देखिए आगे, अब हम यहाँ देखेंगे गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क काल में हुआ था। तो इसको इम्पोर्टेंट देखिएगा, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का जो विकास था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ गुप्त साम्राज्य। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।